विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम, हम सब जानते हैं कि अपने भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है और गंगा जो है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में रची बसी है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो। मतलब अगर देखा जाए तो भारत के लोगों का जीवन का आधार गंगा ही है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गंगा एक ऐसी नदी है, एक ऐसी पवित्र नदी जिससे भारत की लगभग 45% आबादी प्रभावित है। गंगा नदी घाटी में भारत की जितनी जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 44 से 45% लोगों के जीवन का आधार यह गंगा ही है, ये गंगा नदी। तो आज की कक्षा में हम लोग गंगा नदी से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चाहे इसके अपवाह तंत्र हो या फिर जहां से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जान लें, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गंगा नदी जो है, ये इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं। तो इसलिए अगर विस्तृत रूप से आप अध्ययन करेंगे गंगा नदी के बारे में तो कोई भी प्रश्न छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जाने इसके अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र गंगा नदी का अपवाह तंत्र का अर्थ ये होता है कि एक तो गंगा नदी और इसमें जितनी सहयोगी नदियां हैं, जिसको सहायक नदी कहते हैं, वो सारी नदियों का संगम ये अपवाह तंत्र कहलाता है। तो अगर भारत के मैप पर अगर देखें तो मुख्य रूप से यह नदी जो है 5 प्रदेशों से होकर के बहती है। इसमें आपका ये है आपका उत्तराखंड, यूके, यहां से इसका ओरिजिन हुआ है उत्तराखंड से, और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए झारखंड के कुछ क्षेत्रों में,
और उसके बाद झारखंड से ये बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा हुगली के रूप में जाकर के सागर द्वीप के पास बंगाल के खाड़ी में मिलती है, और एक शाखा जो है ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से चली जाती है और बंगाल के खाड़ी में ही जाकर गिर जाती है। तो अपवाह तंत्र का अगर हम लोग जिक्र करें तो इसमें जो है आपको गंगा नदी में बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारी नदियों से पानी आता है। अगर देश की देखें कौन कौन से देश गंगा नदी से जुड़े हुए हैं, तो एक तो हो गया ये नेपाल। नेपाल से भी बहुत सारी नदियां आती हैं, गंगा में मिलती है। उसके बाद हो गया ये चीन, चीन से भी नदियां आती हैं और गंगा में मिलती हैं। उसके बाद आपका ये नेपाल, चीन, उसके बाद बांग्लादेश है ही और भारत में बहती ही है। तो अपवाह तंत्र में चार देशों से जल की प्राप्ति गंगा को होती है। कौन कौन? एक तो हुआ नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा भारत में तो है ही, और चौथा जो है ये बांग्लादेश। चार देश इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल रिवर। भारत में ये 5 राज्यों से होकर के बहती है। एक उत्तराखंड जहां इसका उद्गम होता है, उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, और झारखंड का बहुत थोड़ा सा एरिया साहेबगंज जिले का, उससे होकर के ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है और आखिर में ये सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा अगर वाटर कैचमेंट एरिया, मतलब भारत के अंदर किन किन क्षेत्रों से इसको जल की प्राप्ति होती है, किन किन राज्यों से, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लें। जल अधिग्रहण क्षेत्र कौन कौन सा है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे वाटर कैचमेंट, CATCHMENT एरिया। तो अभी हमने बताया कि भारत में ये 5 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन? एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, और पांचवा जो है ये वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। लेकिन गंगा नदी में भारत के कई क्षेत्रों से पानी आता है, कई सारी नदियां। देखिए इधर जो है आपका ऊपर में ये हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सारा जल यमुना के माध्यम से गंगा में आता है। क्योंकि यमुना भी निकलती है उत्तराखंड से और ये प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है, और इस यमुना नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश से आकर के मिली है, ठीक ना। इसके अलावा इस यमुना में आपको राजस्थान से भी एक नदी आती है,
फिर एक नदी आती है आपका चंबल, जो कि यमुना में मिलती है आकर के, तो इसका भी पानी उसमें आता है। राजस्थान का भी पानी आता है, आरजे। फिर एमपी के क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से भी बहुत सारा जल मिलता है आपको, गंगा को, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद इधर बंगाल के क्षेत्र में आ पाएंगे तो झारखंड से भी कुछ नदियां, जैसे दामोदर, बराकर नदी, ये आकर के इस नदी में मिल जाती है। तो अगर पूछा जाएगा कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है या कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आप कह सकते हैं कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, अभी हमने बताया। अगर पूछा जाएगा कि वाटर कैचमेंट एरिया के हिसाब से गंगा किन किन राज्यों में बहती है, मतलब जल अधिग्रहण क्षेत्र के हिसाब से गंगा की उपस्थिति जो है किन किन राज्यों में है, तो 11 राज्यों में है। देखिए इधर ये सिक्किम है, नक्शा में आप देखेंगे तो ये सिक्किम का एरिया है, और सिक्किम से भी एक नदी आकर के जिसका नाम है महानंदा, वह भी गंगा में आकर मिलती है। तो अगर वाटर कैचमेंट एरिया के हिसाब से देखा जाए भारत में, वाटर मतलब जल अधिग्रहण क्षेत्र के हिसाब से, कैचमेंट एरिया के हिसाब से देखेंगे तो 11 राज्यों से जल की प्राप्ति होती है गंगा को। कौन कौन, उसका नाम हम लिख देते हैं। एक तो ये 5 राज्य है ही, उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, 4 नंबर में झारखंड का कुछ ही क्षेत्र, साहेबगंज जिला, झारखंड। 5वां आपका पश्चिम बंगाल। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, देखिए यमुना जो है दिल्ली होकर आती है ना, तो इसमें दिल्ली भी आ जाएगा, दिल्ली। हाँ, उसके पहले हरियाणा, फिर राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, एमपी लिख देते हैं, मध्य प्रदेश। और 11 नंबर ये है छत्तीसगढ़। तो वाटर कैचमेंट एरिया के हिसाब से गंगा का संबंध जो है 11 राज्यों से है, यानी कि 11 राज्यों से इसको जल की प्राप्ति होती है। और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो गंगा का संबंध 4 देशों से है, भारत, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, अब आइए
हमने देख लिया कि गंगा रिवर बेसिन में भारत की लगभग आधी आबादी निवास करती है। 11 की जनगणना जो हुई थी उसकी ये रिपोर्ट है कि 44 से लेकर के 45% लोग जो है गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए हैं। तो लगभग आधी आबादी, भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी आधी आबादी जो है गंगा नदी बेसिन में ही बसी हुई है। अब गंगा नदी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी पर हम लोग चर्चा कर लें, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, गंगा तो हम लोगों के जीवन में रची बसी हुई है। किसी भी मृत व्यक्ति के मुख में हम लोग गंगा जल डालते हैं, क्योंकि इसे हम लोग देव नदी कहते हैं। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी यही है। 2008 में, देखिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। और गंगा नदी में एक जलीय जीव पाया जाता है, शायद आप सब लोग जानते ही हैं, उसे डॉल्फिन कहा जाता है और हिंदी में उसे सोंस कहा जाता है। तो 2009-10 में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन या सोंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 2009-10 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके अलावा 2017 की बात है। 2017 में उत्तराखंड, जहां से इस नदी की शुरुआत होती है, निकलती है, यहाँ के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय ने एक कानून पारित किया था। उसमें बताया कि गंगा जो है एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब एक आदमी ही है, और जिस तरह आदमी को जीने के लिए सारे अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह गंगा को भी आदमी की तरह ही सारे अधिकार मिलने चाहिए। तो 2017 में उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने इसे व्यक्ति का दर्जा दिया, व्यक्ति का दर्जा दिया। ठीक है।
अब आगे कुछ और जानकारी है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में या टीवी में देखा होगा कि गंगा में जो गंदगी भरी पड़ी है और उसकी सहायक नदियां भी लगभग दूषित होती जा रही है, तो इन्हें साफ करने के लिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करने के लिए अभी से कुछ साल पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक योजना लाई थी गंगा को स्वच्छ करने के लिए, जिसको हम लोग नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। तो 2014 में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की सफाई हेतु नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। दो 2014 में। इसके अलावे एक योजना इसी सरकार ने लाया था 2016 में। वह योजना क्या थी कि गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, जैसे कानपुर, आपका जो है प्रयागराज, वाराणसी, पटना, है ना। उधर आप चले जाए उत्तराखंड में तो हरिद्वार है, ऋषिकेश है। तो कहने का मतलब है कि गंगा और इसकी सहायक नदियां, जो प्रमुख सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और यमुना के किनारे भी बहुत सारे तीर्थ स्थान, बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। तो ये नदियां इतनी दूषित हो चुकी हैं, इन शहरों का, इन नगरों का गंदा पानी, कल कारखानों का रासायनिक दूषित कूड़ा कचरा, ये सब इस नदी में या इसकी सहायक नदियों के अंदर जा करके जल को प्रदूषित कर दिया है। तो इसको साफ सफाई करने के लिए 14 में एक प्रोजेक्ट लाया गया, नमामि गंगे। और इसके पहले 2014 के पहले भी 1985 में गंगा की सफाई हेतु एक प्रोजेक्ट आया था, इसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने लाया था 85 में। किस लिए लाया था? तो गंगा की सफाई के लिए, गंगा एक्शन प्लान इसको हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि गंगा के जो प्रमुख शहर हैं, प्रमुख शहरों के कारण इन शहरों की जो गंदगियां हैं वह इतनी मात्रा में गंगा के अंदर या इसकी सहायक नदियों के अंदर जा रही हैं कि पूरी तरह से नदियां जो है दूषित हो चुकी है। तो इन शहरों के किनारे एक प्लांट बनाने का काम शुरू किया गया था 2016 में। 2016 में ये योजना लाई गई थी, जिसको गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
लाया गया था। कब? 2016 में। ये प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया था कि इन शहरों में जो बड़े बड़े नाले होते हैं जिसके जरिए गंदगी नदी में जाती है, उसके किनारे जो है बड़े बड़े सीवर प्लांट लगाया जाए, जिसमें गंदगी को साफ करके और उस दूषित जल को साफ करके नदी के अंदर डाला जाए, है ना। और शुरुआत में 10 शहरों को चुना गया था। गंगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 शहरों को चुना गया था 2016 में। ये 10 शहर कौन कौन है, इससे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। स्मार्ट, गंगा स्मार्ट सिटी के सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 नगर कौन कौन है? तो पहला नंबर लिख लीजिए। क्योंकि गंगा का उद्गम उत्तराखंड से हुआ है, तो सबसे पहले वहां पे आपका 2 शहरों को, 2 नगरों को लिया गया है। पहला है ऋषिकेश, दूसरा हरिद्वार। हरिद्वार वही नगर है जहां गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा है, ये दोनों उत्तराखंड के नगर हैं। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के। अब आइए उत्तर प्रदेश में मथुरा से वृंदावन। अब कहेंगे कि मथुरा और वृंदावन में तो गंगा नदी नहीं बहती है। नहीं, यहाँ ये दोनों नगर जो है, ये दोनों जगह यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो मथुरा से वृंदावन ये दूसरा नगर है। तीसरा, और उत्तर प्रदेश में ही आगरा है, ये भी यमुना नदी के किनारे है। एक है कानपुर, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है। और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाएगा तो ये कानपुर ही है ना। कानपुर। छठा है वाराणसी, वाराणसी बनारस। तो ये 4 जो नगर बताया हमने, ये उत्तर प्रदेश में। तो 6 हो गया। 7वां जो नंबर है पटना का है, जो कि अपने बिहार में। हाँ, एक शहर छूट गया है उत्तर प्रदेश में ही। 7वां लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब ये भी गंगा के तट पर नहीं है, ये गोमती नदी के तट पे है। तो इस प्लान में इस नगर को भी, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी को भी रखा गया है। 8वां नंबर बिहार का है, जिसमें पटना को शामिल किया गया है। 9वां साहेबगंज, साहेबगंज ये झारखंड का जिला है, झारखंड। और
10वां जिला है बैरकपुर, जो कि कलकत्ता के पास है। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि बैरकपुर ही वह जगह है जहां से मंगल पांडे ने, याद है ना, क्या किया था? 1857 की क्रांति की चिंगारी जो है यही बैरकपुर छावनी में ही उठा था। ये कहाँ है? कलकत्ता के पास। इसको आप लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल। तो ये अभी प्रारंभ में 10 शहरों को इस गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत को शामिल किया गया था। ये 10 शहर, इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी गंगा से संबंधित। इससे आप बहुत सारा प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे कि इसके उद्गम स्थल से विस्तृत जानकारी हमें लेनी है। इसे मिटा देते हैं। अब गंगा नदी के बारे में विशेष तौर से हम बात करेंगे। तो गंगा के यदि उद्गम की बात की जाए कि इसकी शुरुआत जो है आखिर हुई कहां से, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में, देखिए आज हम लोग गंगा के बारे में पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य में, जहां से इसकी ओरिजिन है, ओरिजिन स्थल। क्योंकि एक ही कक्षा में सब पढ़ा पाना मुश्किल है, तो आज सिर्फ उत्तराखंड राज्य में कहां कहां से ये गुजरती है, बहती है और कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती है, आज सिर्फ उत्तराखंड राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि गंगा का उद्गम जो है होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये सब लोग आप लोग जानते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। है ना, हिमालय का भी और भारत का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर किसको कहते हैं? तो ग्लेशियर बर्फ का भूखंड होता है, माने ऐसा भाग जो बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ ही टूट टूट करके बहता है, जो बाद में जल का रूप लेकर के नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, इसको ग्लेशियर को हम लोग हिमनद भी कहते हैं, हिमनद या हिमानी भी बोलते हैं, हिमानी। ठीक है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है इसका ओरिजिन स्थल है, उद्गम स्थल है। और गंगोत्री में कहा? तो गोमुख से, गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा है। तो अगर एक्चुअल में अगर देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक एक स्थान है, वही जो है गंगा का ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम स्थल। तो यहां से गंगा जो है ये निकलती है और इसी तरह पहाड़ी ढलान से नीचे बहते हुए इसकी धारा काफी तीव्र होती है और ये बहते हुए नीचे की तरफ उतरते जाती है।
अब आइए, इसी को माना जाता है गंगा का उद्गम स्थल। और ये जो नदी की धारा गंगोत्री से निकली है, इसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी विभिन्न पौराणिक कथाओं में हम लोग पढ़ते हैं कि भागीरथी नाम के एक महर्षि थे, जिन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान शिव की तपस्या की थी। यह नदी जो है पहले स्वर्गलोक में बहा करती थी, और भागीरथी ऋषि की तपस्या का ही देन है कि यह धरती पर उतरी। तो ये पौराणिक कथा है, धार्मिक मान्यताएं हैं। यहाँ भी यह भागीरथी के नाम से गंगोत्री से निकली है। और यह गंगोत्री जो है, अगर पूछा जाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर किस जिला में है, तो आप लिख सकते हैं कि उत्तराखंड। उत्तराखंड तो राज्य हुआ, उत्तरकाशी जिला में। उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से गंगा नदी भागीरथी के रूप में निकलती है। यहां गंगा नाम नहीं है, यहां भागीरथी नदी के नाम से निकलती है। अब आइए, इधर एक जिला है जिसका नाम है चमोली। जिला का नाम है चमोली जिला, ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, चमोली जिला में भी एक ग्लेशियर है। यहां से भी एक नदी निकलती है, और ये ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है, ये चमोली जिला में पड़ता है, और ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है ना। देखिए, ध्यान रखना है कि गंगा नदी के बारे में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड राज्य के बारे में, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, और यह बहती है उत्तराखंड में। और इसमें उत्तराखंड में और कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, सिर्फ आज हम लोग आज की कक्षा में सिर्फ यही पढ़ेंगे। तो इधर सतोपंथ ग्लेशियर है, जो कि चमोली जिला में है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, हालांकि इसका शुरू में नाम अलकनंदा है, विष्णु गंगा है। क्या नाम है? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा ये नदी निकलती है सतोपंथ से। और देखिए, याद रखेंगे, यहां पर सतोपंथ ग्लेशियर के पास ही एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, है ना, जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो हिंदू में जो प्रमुख 4 तीर्थ स्थानों का जिक्र किया गया है, हिंदू धार्मिक जो ग्रंथ है, उनमें एक बद्रीनाथ है। दूसरा एक है, भारत का नक्शा पर जाएंगे तो एक है दक्षिण में रामेश्वरम, और एक पूरब की तरफ जाएंगे भारत के नक्शे में तो पुरी, जिसको जगन्नाथ पुरी के नाम से जानते हैं, और एक पश्चिम में गुजरात में है द्वारका। तो ये 4 धाम का विशेष महत्व है, जिसमें एक धाम जो है उत्तराखंड में है, अलकनंदा या विष्णु गंगा के किनारे, जिसका नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये विष्णु गंगा की उत्पत्ति होती है, हालांकि इसी को अलकनंदा भी कहते हैं, विष्णु गंगा को ही, लेकिन हम लोग विष्णु गंगा ही पढ़े। अब इधर से एक नदी
आ करके इसी विष्णु गंगा में मिलती है और इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? हाँ, और इसका ओरिजिन कहाँ है? तो यहाँ भी एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर, जिसका नाम है कामेत, कामेत ग्लेशियर। ये भी ग्लेशियर है कामेत, और नदी का नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा आकर मिलती है विष्णु गंगा में यहाँ पे, तो इस जगह का नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब सवाल आप कर सकते हैं कि आखिर ये प्रयाग क्या होता है, प्रयाग क्या चीज है, प्रयाग की परिभाषा क्या है? तो प्रयाग का अर्थ होता है कि जिस स्थान पर दो या दो से अधिक नदियां आकर मिल जाती हैं, मिलती हो, उसी को प्रयाग कहते हैं, उसी को संगम भी कहा जाता है। ठीक ना? दो नदियों का जहां मिलन होता है, दो या दो से अधिक नदियों का, उसी को प्रयाग बोलते हैं। तो इधर से देखिए बद्रीनाथ की तरफ से आ रही है विष्णु गंगा, और इधर दाहिने साइड से कामेत ग्लेशियर से आ रही है धौली गंगा। दोनों का जहां पर मिलन हुआ, उस स्थल का नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग। ठीक है? और यही से इस नदी का नाम भी हो गया है, विष्णु प्रयाग से ही ये नदी हो गई है अलकनंदा। ठीक है? ये जो नदी आ रही है विष्णु गंगा, जब इसमें धौली गंगा आकर विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो यह नदी अलकनंदा के रूप में जन्म लेती है, अलकनंदा के रूप में। अब आइए, फिर अलकनंदा के दाहिने साइड से ही एक और नदी आके मिलती है। कहां से? तो ये नंदा देवी, नंदा देवी ग्लेशियर से, नंदा देवी ग्लेशियर से ये नदी आती है। यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, याद रखेंगे, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। और ये अलकनंदा में जिस स्थल पर आके मिलती है, इस स्थल का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है? एक नदी आती है आपका इधर से ही, ये ग्लेशियर का नाम है पिंडार, पिंडार ग्लेशियर, पिंडार। पिंडार से ग्लेशियर से नदी निकलती है और इसका नाम है पिंडार नदी। और अलकनंदा में आके जहां मिलती है, यहां पर भी एक प्रयाग बनता है, और इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो अलकनंदा के दाहिने साइड से तीन नदियां आकर के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रयागों में, अलकनंदा में शामिल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अब अलकनंदा के बाएं तरफ से एक नदी निकलती है और ये बहते हुए आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और इस नदी के बारे में आप लोग जान ले, ये निकलती है, देखिए यहाँ पे आपका हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जिसका नाम है केदारनाथ। इधर बद्रीनाथ था, ये है केदारनाथ।
इसी केदारनाथ से के बगल से, या केदारनाथ जो है इसी नदी के किनारे है। किस नदी के? मंदाकिनी के। और मंदाकिनी नदी के बारे में जान ले कि 2013 में एक भीषण आपदा आई थी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में 2013 में मंदाकिनी नदी ने काफी क्षति पहुंचाई थी, जान माल की बहुत अधिक क्षति हुई थी। और वही ये नदी है। केदारनाथ के पास चौड़ा बाड़ी ताल है। चौड़ा बाड़ी, इसको इधर लिख लेते हैं। चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर कहिए या ताल कहिए, चौड़ा बाड़ी ताल, यहीं से, ये केदारनाथ के बिल्कुल पास में ही है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और ये नदी अलकनंदा में जहां मिलती है, इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रयाग है। इसके अलावा अब देखिए, भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, और इस नदी में भी, भागीरथी में एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। इसका नाम है भीलांगना, भीलांगना नदी। ये आकर के भागीरथी में मिलती है। भागीरथी के बाएं साइड से आती है, और ये जहां से आती है उस ग्लेशियर का नाम है खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर। और ये जिस स्थान पर भागीरथी में आकर मिलती है, उस जगह का नाम है टिहरी। और इसी टिहरी पर, जहां पर ये दोनों नदियां मिली हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है, तो टिहरी बांध। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो आप लिख सकते हैं, एक तो भागीरथी और दूसरा है भीलांगना, है ना। चलिए, यहां तक हो गए। अब देखिए, भागीरथी इधर से बहते हुए आई गंगोत्री की तरफ से, और इधर चमोली जिला में सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा विभिन्न प्रयाग बनाते हुए आ गई, और आकर के दोनों नदियों का जो है एक स्थान पर मिलन होता है, और उस मिलन स्थल को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यही वह प्रयाग है जहां से भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल करके गंगा का रूप ले लेती हैं। यहीं से ये दोनों नदियों का रूप नाम पड़ जाता है गंगा। यहीं से गंगा नाम की उत्पत्ति या शुरुआत आप कह सकते हैं, उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम लोग देव प्रयाग तक पहुंच गए, जहां से भागीरथी का नाम पड़ गया गंगा, अलकनंदा के मिलने से। तो ये 5 प्रयाग महत्वपूर्ण है। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग,
तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग। देखिए ये जितने प्रयाग हैं ये सब पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कभी जीवन में आप लोग को मौका मिले तो ऐसा यदि संजोग बनता है, आपका सामर्थ्य बने, तो इन सब जगहों पर जा करके जरूर जाइएगा। हम तो सोच लिए हैं, कभी भी अगर वैसा सामर्थ्य हुआ तो इन स्थलों पर मैं जरूर जाऊंगा। और पांचवा जो है देव प्रयाग। अब ये प्रयाग कैसे कैसे बने, किन किन नदियों के मिलन से बने हैं, ये सब हमने समझा दिया है इस डायग्राम में। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए अब जो है देव प्रयाग तक हम लोग पहुंच गए हैं, जहां से गंगा की उत्पत्ति होती है। अब आगे यह नदी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, अभी हमने जिक्र किया था ऋषिकेश का, है ना। ऋषिकेश काफी दर्शनीय स्थल है। ऋषिकेश ऋषिकेश में की विशेषता यह है कि टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफी ही दर्शनीय स्थल है और बहुत सारे हिंदी सिनेमा का शूटिंग जो है इस स्थल पर होता आया है, पुराने भी और आजकल भी होता है। ऋषिकेश के बाद यह नदी जो है मतलब गंगा, ये एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है, ये कुछ पेड़ का चित्र इसी तरह दर्शा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है ना। ये नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी राष्ट्रीय पार्क या अंग्रेजी में नेशनल पार्क। तो इस पार्क से होते हुए गंगा नदी आगे पहुंचती है एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल, जिसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं हम लोग, जिसका नाम है हरिद्वार, है ना। हरिद्वार बहुत सारे मंदिर भी हैं और पर्यटन हो या धार्मिक, दोनों दृष्टिकोण से यह स्थल खास महत्व रखता है। इसका नाम है हरिद्वार। और हरिद्वार की एक और विशेषता है कि बहुत सारे परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि गंगा नदी पहली बार किस स्थान पर मैदानी भाग में उतरती है। तो देखिए ये जितना आप देख रहे हैं ये नदी का जो डायग्राम हमने बनाया है, देखने में तो लग रहा है कि नीचे बह रही है, मतलब समतल है, लेकिन ये पहाड़ से बह रही है। इसकी धारा काफी तीव्र होती है। पहली बार मैदानी क्षेत्र में अगर गंगा का प्रवेश कहीं से होता है तो वह हरिद्वार है। तो आप लिख सकते हैं कि हरिद्वार में पहली बार गंगा मैदान में बहती है। और हरिद्वार के बाद गंगा नदी जो है आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश यूपी, और प्रथम जिला जहां प्रवेश करती है उसका नाम है बिजनौर।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गंगा के बारे में कि ये नदी जो है सिर्फ नदी नहीं है, बल्कि हम सब की आस्था है, भारतीय लोगों की। हमारा जीवन का प्रमुख आधार गंगा ही है। आज हम लोगों ने देखा गंगा नदी का उद्गम स्थल और उद्गम राज्य उत्तराखंड के बारे में, जहां कई सारी नदियां किस तरह से आकर के मिलती हैं, प्रयाग बनाती हैं, गंगा नाम कहाँ पड़ता है और किन किन महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरती हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थान है, सभी का हमने इसमें जिक्र कर दिया है, जो कि आपके जानकारी के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी सहायक होंगे। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा किन किन नगरों से होकर गुजरती है और कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। अगर समय मिला तो उसमें बिहार के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगली कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार।